अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम, मेरे साथ है डॉक्टर आयज़ा। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि बहुत दफ़ा हमसे कहा गया है इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का। आज का जो टॉपिक है वो है गेस्टेशनल डायबिटीज़। ये क्या होती है, आज डिटेल में इसके बारे में जानेंगे और कैसे इसको ठीक कर सकते हैं और कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। एक न्यूट्रिशनल जो अप्रोच होनी चाहिए हमारी, वो कैसे होनी चाहिए। तो डॉक्टर आयज़ा, ये गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती क्या है? गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं हम जब एक प्रेग्नेंट फीमेल है, उसका प्रेगनेंसी में ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है, तो कहते हैं कि इसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ है। अब गेस्टेशनल डायबिटीज़ ज़रूरी नहीं है कि उस फीमेल को प्रेगनेंसी से पहले भी डायबिटीज़ था या उसकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ था। एक औरत बिल्कुल हेल्दी थी लेकिन प्रेगनेंसी में उसका शुगर लेवल हाई हो सकता है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं गेस्टेशनल। तो इसका टेस्ट कैसे होता है और किस मंथ में जाके ये ज़्यादा वाज़ेह होती है? 24 से 28 वीक्स जो प्रेगनेंसी के होते हैं ना, उस टाइम अगर अपना ब्लड टेस्ट औरत करा ले तो सबसे बेहतरीन टाइम है डायग्नोज करने का कि इसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ है या नहीं। और बेशक किसी भी हेल्दी फीमेल है, उसको कभी भी लाइफ में इससे पहले शुगर नहीं हुआ, डायबिटीज़ नहीं हुआ, फिर भी उसको चाहिए कि 24 से 28 वीक्स में ना अपना टेस्ट लाजमी करा ले। अक्सर ना ये मैं देखता हूँ कि ऑलरेडी वज़न ज़्यादा होता है और प्रेगनेंसी प्लान की जा रही होती है, तो बेहतर नहीं है कि अगर एक खातून अगर उसने मतलब ये फैसला कर लिया है तो कम से कम वो अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखे, इंसुलिन टेस्ट करा के इंसुलिन को पहले नीचे ले आए, इंसुलिन सेंसिटिव हो जाए, तो ये बेहतर नहीं होगा? बिल्कुल, हमारे यहाँ पर ना अनप्लान प्रेगनेंसीज बहुत कॉमन है। फीमेल हेल्थ को बिल्कुल नहीं देखते हैं कि फ़ीमेल इस काबिल है कि वो कंसीव कर सकती है, वो प्रेगनेंसी अफोर्ड कर सकती है। इनको चाहिए फीमेल का पहले प्रॉपर टेस्ट कराएं, उसका इंसुलिन 2 से नीचे लेकर आएँ, बेसिकली अगर है तो उसको मैनेज करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा फीमेल ओबीस होगी इतना ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, फिर ऑब्वियसली गेस्टेशनल डायबिटीज़ की तरफ जा सकते हैं। ये नहीं कि वज़न ज़्यादा है, एक्सरसाइज नहीं करती, स्ट्रेस के लेवल ज़्यादा हैं, तो ये एक बड़ा ख़तरनाक कॉम्बिनेशन है, आगे जाके प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसके अलावा हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है, फीमेल प्रेग्नेंट होती है, वो समझती है कि मैं तो बीमार हो गई हूँ, शायद मैंने अब 9 महीने बिस्तर पे पड़े रहना है, मैंने बिस्तर पे बैठ के खाना है, बिल्कुल बेड रेस्ट, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, और हम खा क्या रहे हैं? ऑब्वियसली वही कार्ब्स पे कार्ब्स खा रहे हैं, फिजिकली हम बिल्कुल इनएक्टिव हैं, तो ऑब्वियसली फिर अल्टीमेटली क्या होगा? ओबेसिटी और इंसुलिन रेजिस्टेंस। और ये कितना ख़तरनाक कॉम्बिनेशन है कि एक तरफ से तो चले अब एक नई लाइफ आपके जिस्म के अंदर है और उसके साथ ही आप एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे और हर तरह का गलत खाना खा रहे हो और वो तवानाई को इतना ज़्यादा स्टोर कर रहे हो जिससे ना सिर्फ आपकी सेहत पे बल्कि आने वाले जो बच्चा है उसकी सेहत पे भी बुरा असर पड़ेगा। अगर ख्याल ना रखा जाए गेस्टेशनल डायबिटीज़ का, इसको मैनेज, तो क्या क्या हो सकता है? अब नहीं ख्याल रखी फीमेल अपना गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गई है, तो अब वो ये ना सोचे कि बस वो गेस्टेशनल डायबिटीज़ तक ही रहेगी, उसको हाइपरटेंशन हो सकती है। अब ये 9 मंथ्स उसका ब्लड प्रेशर बहुत फ्लक्चुएट करता रहेगा, हाई होता रहेगा ब्लड प्रेशर। उसके अलावा मिसकैरेजेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा आती हैं। नॉर्मल डिलीवरी तो वो भूल ही जाए ना औरत की, अब उसकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, सिजेरियन ही जो है ना वो अल्टीमेट रिजल्ट होता है। उसके अलावा स्टिल बर्थ बहुत कॉमन है, और क्या होता है कि जो बच्चे हैं ना वो मोटे हेल्दी पैदा होते हैं और माँ बाप वो हेल्दी नहीं होते, वो हेल्दी नहीं होते, वो माँ बाप खुश हो रहे होते हैं। वो जो देख रहे थे ना कि बड़ा कोई मतलब हट्टा कट्टा बच्चा है, तो वो बिल्कुल, और उस बच्चे के खून में ऑलरेडी इतनी ज़्यादा इंसुलिन है ना, अभी उसने अपनी ज़िंदगी स्टार्ट ही नहीं की और पहले ही आपने उसको एक ऐसी चीज़ में डाल दिया है। इसीलिए हम अक्सर बात करते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ यंग एज में बच्चों को कॉमन होती जा रही है, टाइप 1 डायबिटीज़ कॉमन होती जा रही है, क्योंकि वो नई जान, वो नई ज़िंदगी जो अभी इस दुनिया में आई नहीं है, वो माँ के पेट में ही उस इन्वायरमेंट से गुजर जाती है। उसका जिस्म जो है वो सारी चीज़ें देख रहा होता है जो उसे नहीं देखनी चाहिए, इसी वजह से ये चीज़ें कॉमन है। अब आ जाते हैं ज़रा मैनेजमेंट के ऊपर बात करते हैं। ये जैसी बातें आपने की है ना अभी, तो ये वजह क्यों है? क्योंकि हमारी मैनेजमेंट अब कैसी है कि फीमेल डायबिटिक हो गई है प्रेगनेंसी में, वो या तो उसको वो सप्लीमेंट्स पे लगा देते हैं, वो जो हमारी तरफ पाउडर मिल्क मिलते हैं बहुत ज़्यादा, उस पर लगा देते हैं, या इंसुलिन लगाना स्टार्ट कर देते हैं। अब प्रेग्नेंट फीमेल ना 3 टाइम्स ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करती है नॉन प्रेग्नेंट फीमेल से। वो ऑलरेडी इतना इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है, उसके बाद आप उसको फिर इंसुलिन लगा रहे हो। ये नहीं कि मैं आप कहना चाह रही हैं कि खून में एक नॉर्मल खाते 3 गुना ज़्यादा इंसुलिन ऑलरेडी है और उसके खिलाफ रेजिस्टेंस बन चुकी है और वो इस वजह से इंसुलिन काम नहीं करी, तो ऊपर से और इंसुलिन दी जाती है। और जो इंसुलिन है ना वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे के ब्लड में चली जाती है। पैदा होने से पहले वो बच्चा हाइपर इंसुलिनिमिक हो गया, वो एक्सोजेनस जो बाहर से इंसुलिन लग रही है वो बच्चे के खून तक भी पहुंच रही है, बच्चे के खून तक भी जा रही है। ऑलरेडी इतना इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है, ऊपर से हम और लगा रहे हैं, तो बच्चे को तो पैदा होने से पहले ही हम बीमार कर रहे हैं। तो ये इस सब का फिर अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है? लो कार्ब डाइट। लो कार्ब डाइट, वही डाइट जो हम बता रहे हैं कि
हम बोलते जाएंगे और एक एक करके इंशाल्लाह आप लोग सोच समझ के साइंस को देखते हुए मान जाओगे कि लो कार्ब ही ट्रीटमेंट है। और लो कार्ब से मुराद क्या है, मतलब थोड़ा आम आवाम को बता दें कि जो सुन रही है जिनको नहीं पता लो कार्ब क्या है। लो कार्ब डाइट में ना 60 से 75 ग्राम कार्ब्स एक प्रेग्नेंट फीमेल एक दिन में ले सकती है। वैसे भी ये बहुत क्वेश्चन आता है डॉक्टर वसीम के एक प्रेग्नेंट फीमेल है तो वो लो कार्ब पे जा सकती है या नहीं, उसके लिए नुकसानदेह तो नहीं है। जो बच्चा है ना उसकी ग्रोथ के लिए कार्ब्स नहीं चाहिए उसको, बच्चे की ग्रोथ के लिए, बच्चे की ऑर्गन्स की ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स चाहिए उसको, फैट्स चाहिए उसको। वो जितने ज़्यादा प्रोटीन जितने ज़्यादा फैट्स लेगी मदर उसका बच्चा उतना, यानी कि वो बिल्डिंग ब्लॉक तो फैटी एसिड्स और अमीनो एसिड्स हैं, तो अगर वो फैट्स और प्रोटीन से पूरे हो रहे हैं तो फिर तो लेने की ज़रूरत ही है। अब होती है ना क्रेविंग्स होती है प्रेगनेंसी में, चॉकलेट खाने को दिल कर रहा है, फ्रूट्स खाने को दिल कर रहा है, तो वो ये सब खा सकती हैं, लेकिन वो 60 to 75 ग्राम्स जो है ना उसके अंदर रहते हुए वो ये सब कुछ खा सकते हैं। यानी कि कार्ब्स को आपने वॉच करना है और इसी तरह से आपकी फिर वो डायबिटीज़ भी मैनेज रहेगी, गेस्टेशनल डायबिटीज़। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन अक्सर मुझसे एक क्वेश्चन करती हैं, कहती हैं कि मुझे शुगर नहीं थी, फिर मेरी डिलीवरी के बाद मुझे मतलब प्रेगनेंसी के दौरान शुगर हुई और फिर उसके बाद वो शुगर चलती रही। तो ज़्यादातर ख़वातीन जिनको गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है तो वो फिर उम्र गुजारते हैं इस डायबिटीज़ के साथ। ज़्यादातर औरतों को जिनको गेस्टेशनल डायबिटीज़ एक दफ़ा हो गई है ना, टाइप 2 डायबिटीज़ में वो लाजमी कन्वर्ट होती है। 90% की टाइप 2 डायबिटीज़ में वो कन्वर्ट होती ही होती है। तो ऑब्वियसली आप लो कार्ब पर रहें। आपके देखें आपके बच्चे के लिए भी नुकसानदेह है। बच्चा जो पैदा होगा थोड़ी देर से बाद उसको टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाएगी, खुद आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो गई है, प्रेगनेंसी में आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गई है। तो इस पूरी डायबिटीज़ से लड़ने का एक ही तरीका है आपके पास, लो कार्ब डाइट। तो आप जब लो कार्ब पे रहेंगे तो फिर इस वक्त में जो लोग हमें सुन रहे हैं, जो डॉक्टर्स हमें सुन रहे हैं, जो हमारे कोलीग्स हैं, जो हमें जो न्यूट्रिशन के बारे में लोगों को जो मील प्लान्स बनाते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन जो भी सुन रहे हैं, आप एक दफ़ा लो कार्ब पे अपने पेशेंट को ट्रीट करके देखें और आप देखें कि उसका आउटकम क्या है। मैं आपको ये गारंटीड कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह आप उसके बाद उसे किसी और ट्रीटमेंट पे नहीं डालेंगे। देखें, ग़िज़ाई बीमारियाँ हैं, ये हेल्थ इश्यूज़ हैं और इनको डाइट से ही हमने फ़िक्स करना है। और कल को अल्लाह ने हमसे ही पूछना है कि भाई तुम्हारे पास एक मरीज़ आया था, तुम्हारे पास एक पेशेंट आया था और मेरा बीमार बंदा आया था, और अगर उसकी वो बीमारी मैनेज नहीं हुई तो उसमें हमने सारा का सारा मरीज़ पे नहीं डालना। मरीज़ की काउंसलिंग कैसे करनी है, उसको लो कार्ब डाइट के फ़ायदे कैसे बताने हैं, उसे जो ज़रूरी वाइटामिन्स देने हैं उसकी अफादियत के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में कैसे बताना है, उसको पुरुमीद करना है, उसको मोटिवेट करना है, उसके हौसले हमने बुलंद करने हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे इलाज के अंदर होनी चाहिए, तभी जाके पेशेंट जो है वो ठीक होगा। और जैसे जैसे इंशाल्लाह आप अपने पेशेंट्स को ठीक होता देखोगे तो ये जो कन्वेंशनल एक तरीका चला आ रहा है उससे हट के आप अपने मरीज़ को एक डिफरेंट चीज़ बताओगे जो कि लो कार्ब डाइट है। हम लोग प्रोटोकॉल ड्रिवन, यानी कि हमें जो प्रोटोकॉल बता दिया था हम बस दबा दब वही बता रहे होते हैं। पेशेंट ड्रिवन यानी कि पेशेंट के आउटकम कैसा है उसको देख के हमने फैसला करना है कि जो बात हम बता रहे हैं कि आया वो ठीक है भी कि नहीं। कुछ शुगरी ड्रिंक भी दी जाती हैं प्रेगनेंसी में। मतलब अक्ल से सोचें कि हमें बताया जाता है एक प्रेग्नेंट खातून है जिसके खून में इंसुलिन 3 टाइम्स ज़्यादा है, जिसकी वजह से इंसुलिन काम नहीं करी, तो उसको आप क्यों एज ए न्यूट्रिशनिस्ट ग्लूकोज देंगे या कार्ब्स देंगे उसकी डाइट में, वो भी सुबह शाम। तो ये थोड़ी गलतियां हैं जो कि हो रही हैं। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जब हम मान लें कि हम गलत थे तो हम ठीक हो जाते हैं, ठीक है ना। अपनी गलती मानने से आप ठीक हो जाते हो, इसमें आप ही का फ़ायदा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि एक ऐसी बीमारी जिसको सही तरह से मैनेज नहीं किया जाता, नज़रअंदाज किया जाता है, और जो मैनेजमेंट के नाम पे मैनेजमेंट नहीं हो रही होती, बाकी सब कुछ हो रहा होता है। तो मकसद था सिर्फ आपको एजुकेट करने का। हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आप जब कमेंट करते हो, जब हमारी हौसला अफजाई करते हो, तो हमारा और दिल करता है कि हम वीडियोस बनाएं और अपनी आवाम को एजुकेट करें। वो काम जो पिछले 20-25 साल में होना चाहिए था, जो नहीं हुआ, वो अब हम इसी तरह से करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुँचाएँ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।